अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 29 आपके सामने लेकर आया हूँ और यहाँ हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को, और इसे हम एफएससी के आर्टिकल के बाद आगे कुछ बीएससी की चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे ताकि एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। और बाज़ एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम अपनी जूम क्लास के अंदर किया करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर, यहाँ मैंने ये कैपेसिटर बनाया हुआ है दो पैरेलल प्लेट्स जिनके दरमियान डिस्टेंस कितना है d, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं है। लिहाजा कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, चार्ज स्टोर होगा। तो कैपेसिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, या इसका पुराना नाम एक कंडेंसर भी है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ से ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये हमारी बैटरी है, ये हमारा कैपेसिटर है। यहाँ से चार्ज चलेगा, फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ द चार्ज रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरेगा जैसे भी गुजर रहा है, और यहाँ पहुँचकर यहाँ हमारी बैटरी इसे यहाँ पे स्टोर कर देगी। और ठीक उसी वक्त ऑपोजिट प्लेट पर भी एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। लिहाजा ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन होगी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दरमियान में अगर ये बहुत ज़्यादा रखा जाएगा तो फिर जाहिर है कि ये अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब दूसरी दफ़ा जब सेकेंड इंक्रीमेंट ऑफ द चार्ज ने यहाँ से चलना है, तो ये वाला जो चार्ज है ये नए आने वाले चार्ज को अपोज करेगा, लेकिन बैटरी के अंदर पावर ज़्यादा है, वो पावर की वजह से इसे यहाँ स्टोर कर देगी, और साथ ही यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता बैटरी ने सारे चार्जेस जो हैं वो यहाँ स्टोर करते जाने हैं, और यहाँ पर भी उसी तरह चार्जेस जो हैं वो स्टोर होते चले जाएंगे। यानी हमारा जो कैपेसिटर है ये आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को स्टोर कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है। और अब ये मुकम्मल चार्ज हो गया, और हमें ये पता है कि हमारा कैपेसिटर जब चार्ज मुकम्मल हो जाएगा तो ये जस्ट 63% चार्ज होता है। यानी जब भी हम देखें कि बैटरीज या कैपेसिटर्स जब मुकम्मल चार्ज हो गए हैं, 100% कंप्लीट चार्ज लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जस्ट 63% जो है वो चार्ज हुए हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जब यहाँ कोई भी चार्ज नहीं था तो बाहर तो पोटेंशियल था V, लेकिन अंदर कितना था, 0। और देन आफ्टर चार्जिंग क्या हुआ, जो अंदर इसके वोल्टेज जो बनेंगे वो V हो गए, दिस इज द फाइनल वैल्यू, और ये जो थी ये इसकी इनिशियल वैल्यू थी। और अगर मैं एवरेज वोल्टेज को कैलकुलेट करूं तो मेरे पास इनिशियल प्लस फाइनल ओवर 2 आएगा, विच इज इक्वल टू हाफ V। यानी ये हाफ V वोल्टेज जो है ना ये बनेंगे एवरेजली। वर्क डन का मतलब है कि यहाँ कितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो इलेक्ट्रिकल वर्क को हम QV के फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं। और ये जो फार्मूला है ये फिज़िक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत जगह पर ये अप्लाई होता है। फिर हम इसको QV लिखते हैं, तो V एवरेज की वैल्यू हमने हाफ QV लिख ली है, और यहाँ हमने Q को CV पुट किया है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई हाफ CV स्क्वायर। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये जो वर्क डन है ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बनकर कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ V स्क्वायर की वजह से है। इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज इज द ओनली रीजन हेयर फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं है तो एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सारी एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है। देन जैसे हम प्रोसीड करते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटेंस है, यहाँ पर वोल्टेज है, तो वोल्टेज की वैल्यू का हमें पता है कि ये E और D के इक्वल होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल से हमें ये फॉर्मूला मिला। और कैपेसिटेंस जो है
ये डाई इलेक्ट्रिक की टर्म्स के अंदर मैंने इसको लिखा है, और ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। इसका मतलब है कि यहां पर कुछ हिस्सा हमें पोलराइजेशन का भी डिस्कस करना है, वो फिर हम यहां आके डिस्कस करेंगे। वैल्यूज हम यहां इंसर्ट कर देते हैं, और डी को, इस एक डी को अगर मैं यहां पर एक और डी लिख दूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डी जो है ये इस डी से कट जाएगा। एरिया और ये वाला डी जो होगा ये हम दोनों को मिलाकर इसके नीचे ले आएंगे, ये बनता है वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। एक्सप्रेशन ये आ रही है, और यहाँ एनर्जी डेंसिटी को मैंने एक और तरह के सिंबल से जाहिर किया है, विच इज़ वेरी डिफरेंट दैन दिस यू। तो एनर्जी डेंसिटी है ये। एनर्जी डेंसिटी को आप यहाँ से समझते हैं कि ये ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। फिर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को मिलाकर हम एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं एप्सिलॉन, और ई स्क्वायर को आप ई डॉट ई कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो हमें यहाँ पर नजर आएगा। इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है जी डी, इसके इक्वल होता है। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी हाफ डी इंटू ई। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है और यहाँ पोलराइजेशन कैसे होनी है वो वहाँ करके फिर मैं यहाँ पर दोबारा वापस आता हूँ। यहाँ फर्ज कर लें कि हम एक डाई इलेक्ट्रिक रख रहे हैं, यहाँ डाई इलेक्ट्रिक है, और डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो एटम्स हैं दे आर ऑल न्यूट्रल हेयर, यानी वो बिल्कुल जो है हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस है, उसके गिर्द सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे ओरिजिनल शेप के अंदर एटम होता है। लेकिन अब यहाँ फिर क्या होना है, लेट्स से कि जी ये एटम है, दरम्यान में न्यूक्लियस है और बाहर जो है ना वो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, इनके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाएगा। एटम के अंदर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाएगा, और मैं इस एटम को डी शेप होता हुआ यूं देख रहा हूं फिर, यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पहले कंसेंट्रिक थे, अब ये कंसेंट्रिक भी नहीं रहे, इनके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गया। इसी तरह वो सारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ हमें नजर आएगा पूरे इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, जो कि इंसुलेटिंग मीडियम होता है। इसी तरह यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी ये पोलराइजेशन हो गई है, और पोलराइजेशन को फिर हम यहाँ पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर के नाम से इसको जाहिर करते हैं। दिस वन इज द पोलराइजेशन डेंसिटी, और इट एक्सप्रेसेस द डेंसिटी ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स। और वो कौन से डाइपोल मोमेंट्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट्स हैं यहाँ पर हमारे पास। अब जो D है ये असल में क्या है, डाइइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ बाहर प्रेजेंस है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसने क्या किया, उसने कॉज वो दैट इज द ई कॉजेज द बाउंड चार्जेस इन मटेरियल टू स्लाइटली सेपरेट। इसका मतलब ये है कि इस बाहर वाले एक्सटर्नल फील्ड ने इस मटेरियल के अंदर जो बाउंड चार्जेस थे उनको जबरदस्ती कुछ उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दी है, और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट के जरिए कैलकुलेट की जाती है। एंड एज वी नो कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है ये ई के इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो स्लाइटली सेपरेशन जो हुई है इसके अंदर वो जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। और इसका मुकम्मल फार्मूला हम लिखते हैं ई नॉट से, लेकिन बाज़ औक़ात अगर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है यानी सोर्स फ्री रीजन है तो फिर हम सिर्फ इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो D क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है, या इसे डाई इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। P क्या है, दैट इज द पोलराइजेशन वेक्टर, एंड इट गिव्स यू द पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स। यानी अगर मेरे पास ये डाई इलेक्ट्रिक जो है इसका मीडिया इसका वॉल्यूम V है, तो मैं एक छोटी सी इक्वेशन और लिख सकता हूं, ये है जी मेरे पास पोलराइजेशन वेक्टर दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा पी, जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे छोटा, इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट्स के अंदर जो चेंज आई है बनने की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं यहाँ इसको डेंसिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसे वॉल्यूम से डिवाइड किया है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके एमसीक्यूज को तैयार करना है, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह देख रहे हैं तो आपके सारे एमसीक्यूज जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। अब मुझे डॉक्टर जावेद को फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद यूट्यूब चैनल से इजाज़त, जब तक कि मैं पार्ट नंबर 30 लेकर नहीं आता, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।